नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चों, मैंने आपको एक सेशन में बताया था आपके पास तीन मेजर लॉज हैं। मैं आपको फिर से बात बताता हूँ। इस सेशन को समझने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। आपके पास तीन मेजर लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड कॉमर्शियल लॉ। एक्चुअली कॉमर्शियल लॉ को आप सिविल लॉ की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, बट मैं आपको बातों को अच्छे से समझाने के लिए तीन अलग अलग लैंग्वेज जो हमें सीखनी है क्लैट के पेपर को अच्छे से क्लियर करने के लिए, तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज की लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। मैं उस लैंग्वेज के आधार पर इन एक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कॉमर्शियल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ की लैंग्वेज कैसी होगी? जिसमें सारे क्राइम्स होंगे, मर्डर, डकैती, थेफ्ट, ये सब, रॉबरी, ये सब अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस क्रिमिनल लॉ में शामिल की जाती है, जिसमें आपको किडनैपिंग, रेप सब आ गया। दूसरी जो आपकी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है वो सिविल लॉ में आती है। जैसे कि अगर मैं टोर्ट की बात करूं तो जहां पर ऐसे ऑफेंसेस है जहां पर न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफॉर्मेशन, यहाँ पर वो सब ऑफेंसेस है जहां पर आपको जेल में भेजने के प्रोविजन नहीं है। इन सब ऑफेंसेस में आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, यानी ये क्राइम जो होता है उसके इंटेंसिटी के लेवल के ऑफेंस नहीं है, उससे कुछ कम स्तर के ऑफेंस है जिसके लिए आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, जहां पर जेल के प्रोविजंस नहीं है। तो अगर आपने टोर्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आप सिविल लॉ के मैक्सिमम लॉज की लैंग्वेज को पढ़ने में कैपेबल हो जाते हो। ऐसे ही कॉमर्शियल लॉ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हो, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से समझ लेते हो, तो कॉमर्शियल लॉज में बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। अगर आपने कॉमर्शियल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपके सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी कॉमर्शियल लॉज हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, बात आपको क्लियर हो गई होगी बड़े अच्छे से कि ये लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। जितनी बातें भी मैं इस एक्ट को आपको समझाने के दौरान आपकी बुक से रीड करवाऊंगा, जो पीडीएफ मैंने अपने स्क्रीन पे ओपन करके उसके साथ में रीड करवाऊंगा, वो तो आपको रीड करनी है बच्चों साथ के साथ, क्योंकि वो तो मुझे समझाने के लिए आपको लैंग्वेज पढ़वानी है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको बात अच्छे से समझनी है। मैं वर्ड टू वर्ड उसकी लैंग्वेज बुक से नहीं पढ़वाने वाला। वो इसलिए नहीं पढ़वाने वाला बच्चों क्योंकि वो आपके होमवर्क का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद आपको बुक से सारा चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया होगा उतना हर बार मेरे सेशन के बाद खुद से सेल्फ रीड करना, ये आपका होमवर्क हर बार रहेगा। और उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे मैंने अपने सेशन के दौरान वो रीड करवाया हो या ना करवाया हो, ताकि आपकी अच्छे से लैंग्वेज पे कमांड बने। हर एक बात को आपको समझने पे जोर देना है, इसलिए मैं काफी अच्छे से आपको हर एक बात समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम्स। तो आपको पूरा दिमाग मेरे साथ कनेक्ट करना है। जब मैं आपको रीड करने के लिए ना बोलूं तो अपने आप से रीडिंग मत करना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। आइए बच्चों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है ये हमारा, इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स है। तो बच्चों आओ, इसके बेसिक को समझने के लिए मैं कुछ आपसे जरूरी बातें करता हूं जिनमें आप उन बातों के थ्रू ही बेसिक समझ जाओगे। एक पार्टी है बच्चों मिस्टर एक्स, और एक पार्टी है बच्चों मिस्टर वाई। तो ये है बच्चों मिस्टर वाई और ये है मिस्टर एक्स। अब बच्चों मिस्टर एक्स के पास है एक मोबाइल फोन और मिस्टर वाई के पास है 10,000 रुपीस और मिस्टर एक्स के पास है बच्चों मोबाइल फोन। बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेसिक से, आपको बड़े आराम से बातें समझने, बहुत ही आसान लो है, बहुत ही आसान लो। क्योंकि दिन रात आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं बच्चों। जब आप कहीं पर कन्फेक्शन शॉप पर एक टॉफी खरीदने जाते हैं, 1 रुपए की टॉफी खरीदते हैं, तो क्या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? हाँ जी, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वो आपको टॉफी देते हैं, आप उसे 1 रुपीज देते हैं। तो मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूँ जो आप सब करते हैं, आपकी रूटीन लाइफ में आपके पेरेंट्स करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन आपने उसको लीगल पर्सपेक्टिव से कभी नहीं ध्यान दिया। तो आज लीगल पर्सपेक्टिव से भी ध्यान दे लेते हैं।
तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को अपना मोबाइल फोन सेल करना है। मिस्टर वाई के पास 10,000 रुपीज है, उन्हें मोबाइल फोन खरीदना है। अब मिस्टर वाई मोबाइल फोन मिस्टर एक्स वाला खरीदना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक बेचने वाला है एक खरीदने वाला है, और ये दोनों चाहते भी हैं उस प्रोडक्ट को कि मैं उसे खरीदूं और मैं उसे बेचूं। मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को कि मैं अपना मोबाइल फोन 10,000 रुपीज में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं? मिस्टर वाई कहते हैं हाँ, यस, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बच्चों मिस्टर एक्स ने क्या यहां पर दिया मिस्टर वाई को? ऑफर। और मिस्टर वाई ने क्या दिया बच्चों? इन्होंने कहा हाँ मैं तैयार हूं, एक्सेप्टेंस। बच्चों यहां पर दो चीजें कनेक्ट हो गई, क्या क्या कनेक्ट हो गया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आपको बात समझ में आई? हमेशा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हमेशा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है। बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस से कभी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, दो पार्टीज ने किसी ना किसी चीज पे कुछ डिसाइड किया। डिसाइड कैसे किया होगा? किसी एक ने तो ऑफर दिया होगा, किसी दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया होगा। तो बच्चों ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल गए। अब बताओ, दोनों ने, एक ने ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट किया, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है? तो अगर आप क्लैट स्टूडेंट नहीं होते तो आप बोलते हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बट अब हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलने से क्या बनता है? एग्रीमेंट। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बना देते हैं बच्चों? एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल भी है, अगर ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल भी है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? फिर ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि लीगली एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है। मिस्टर एक्स ने कहा आप मेरा मोबाइल फोन लेंगे 10,000 रुपीज में मिस्टर वाई ने कहा यस मैं आपका फोन 10,000 रुपीज में लूंगा। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए हमें चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मोबाइल फोन दे दिया, लेकिन मिस्टर वाई ने 10,000 रुपीज नहीं दिए। क्या मिस्टर एक्स कोर्ट में जा सकता है? क्या मिस्टर एक्स लीगली मिस्टर वाई को बाउंड कर सकता है 10,000 रुपीज पे करने के लिए? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस। आपको कैसे पता चला कि इसका आंसर यस है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यस है आपका आंसर तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको कैसे पता चला कि वो बाउंड होगा? वो ऐसे पता चला बिकॉज यहां पर पार्टीज की इंटेंशन जो थी वो एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करने की थी, लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की थी। एक्स और वाई जब ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ऑफर एक्सेप्टेंस जब इनके बीच में हुआ, तो इनकी इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की थी। अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी? मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, फिर इस पर दोबारा आऊंगा, आपको बात समझ में आएगी। मैंने आपको कहा आप क्या मॉर्निंग वॉक करने मेरे साथ जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल सर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम कल मॉर्निंग में 6 o'clock मिलेंगे, रेडी रहेंगे, और मैंने पर्टिकुलरली एक लोकेशन बता दिया, उस लोकेशन पे हम तुमको मिलना है। मैंने आपको सारा प्रपोजल दिया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी। तो बच्चों बताओ क्या एग्रीमेंट हो गया? हाँ जी, क्योंकि मैंने ये भी सिखाया कि जब ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो मैंने कहा कि आप मॉर्निंग में 6 o'clock चलोगे मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने? आपने कहा बिल्कुल सर चलेंगे। हमने टाइम भी डिसाइड किया, मैंने आपको कहा मॉर्निंग में 6 o'clock वहां पहुंचना, आपने कहा यस मैं पहुंचूंगा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एग्रीमेंट तो हो गया। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock वहां पर पहुंच गया जिस पॉइंट पर हमने मिलने के लिए कहा था, बट आप नहीं आते। क्या अब मैं आपको लीगली बाउंड कर सकता हूँ? केस कर सकता हूँ आपके ऊपर, कोर्ट के मदद से आपको बाउंड कर सकता हूँ कि आप मुझे डैमेज दो, आपने तो प्रॉमिस किया था यहाँ पर आने का। तो आपका आंसर होगा नो सर, ऐसा नहीं करेंगे। आपको कैसे फीलिंग आ रही है नो वाली कि मैं आपको बाउंड नहीं कर सकता? बिकॉज आपको लग रहा है कि सर ये तो ऐसे ही एक एग्रीमेंट किया था, इसमें कोई ऐसा लीगल वाली बात थोड़ी ना थी। तो बच्चों ये चीजें आपको, अगेन जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, लो मीन्स कॉमन सेंस, लो मीन्स कॉमन सेंस। और लो कहां से आता है? अंदर से। किसी एक इंसान ने अंदर की भावनाओं के आधार पर लो बनाया था, तो यहां पर भी आपकी भावनाएं ही काम करेंगी। तो जजेस ये देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन इन्होंने किया था, क्या उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप वाली इंटेंशन थी क्या पार्टीज की? तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई केस वेस नहीं हो सकता। बच्चों दूसरा बताता हूं, आपके एक दोस्त ने बर्थडे पार्टी की और आप उसके बर्थडे पार्टी में जाते हो, खूब मजे से खा पी के आते हो। आपका बर्थडे आ गया, अब वो कह रहा है भाई तू भी पार्टी दे, तो आपने कहा बिल्कुल दूंगा। अब उसने ऑफर दिया पार्टी दे, आपने कहा बिल्कुल दूंगा, और आपने ये कहा मैं ये चीजें आपको पार्टी के अंदर खिलाऊंगा सब दोस्तों को। आपने बाद में मना कर दिया, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया, तो आपने मना कर दिया। तो क्या आपके ऊपर दूसरा बच्चा केस कर सकता है कि भाई बर्थडे पार्टी के लिए तूने मुझे प्रॉमिस किया था,
तू अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा नहीं रहा, मैं तुझ पे केस करूंगा। तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप वाली फीलिंग ही नहीं थी। एक और एग्जांपल बताता हूं बच्चों। आपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मैं अगर 12th में 95% मार्क्स लेके आऊंगा तो आप मुझे एक बाइक दिलवाना, ये वाली बाइक मुझे दिलवाना। तो फादर ने कहा बिल्कुल दिलवाऊंगा बेटा, आपके 95% प्लस मार्क्स आ गए और वो बाइक नहीं दिलवा रहे अब आपको, क्या आप फादर के ऊपर केस कर सकते हो? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफर तो था, एक्सेप्टेंस भी था, बट लीगल रिलेशनशिप की जैसी कोई फीलिंग इन पार्टीज के बीच में नहीं थी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसलिए अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑफर, फिर क्या चाहिए आपको? एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है बच्चों? बताओ, शाबाश, अभी मैंने बताया क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन गए? एग्रीमेंट। तो क्या हर ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बन जाते हैं? हाँ जी, हर ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बन जाता है, चाहे लीगल रिलेशनशिप में जाने की फीलिंग हो या ना हो, एग्रीमेंट तो बन गया। अब हमें देखना है क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल भी है। एनफोर्सिएबल वर्ड अपने आप में एनफोर्सिएबल बाय लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल भी है? एनफोर्सिएबिलिटी के लिए आप क्या चेक करोगे बच्चों? एनफोर्सिबिलिटी के आप चेक करोगे लीगल इंटेंशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। क्या पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की थी? तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? लीगल इंटेंशन चाहिए और लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन चाहिए बच्चों। इंटेंशन, लीगल इंटेंशन आप बोल दो, लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन आप बोल दो, बच्चों एक ही बात है, आप समझ जाओगे इस बात से। सो आपके पास ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों मिलके क्या बन गई? एग्रीमेंट बन गई। एग्रीमेंट है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? जरूरी नहीं है भाई। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो लीगली इन्फोर्सिबल होगा। लीगली इन्फोर्सिबल कब होगा? जब पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की होगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा बच्चों? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और क्या कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज बाउंड हो जाती है लीगली? हाँ जी बिल्कुल, दोनों पार्टी बाउंड हो जाती है, दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आ गई। अब अगर मिस्टर एक्स मोबाइल नहीं देता और मिस्टर वाई 10,000 रुपीज देता है, तो मिस्टर वाई कहाँ चला जाएगा? मिस्टर वाई कोर्ट में चला जाएगा और क्या करेगा? केस करेगा मिस्टर एक्स के ऊपर और मोबाइल फोन ले लेगा। ऐसे ही अगर मिस्टर एक्स ने मोबाइल फोन दे दिया बट मिस्टर वाई 10,000 रुपीज नहीं देता, तो मिस्टर एक्स कहाँ जाएगा बच्चों? मिस्टर एक्स कोर्ट में चला जाएगा और पैसे ले लेगा। इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, ताकि देश में कॉन्ट्रैक्ट लोग करें। मगर बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास ना होता तो सोचिए हमारे देश में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैसे होती, जितने भी लोग अब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो कैसे होते। फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस देकर बाद में पीछे हट जाता। तो अगर एक पर्सन प्रॉमिस देकर बाद में पीछे हट रहा है और इसी तरह से सारे देश में चल रहा है, तो वो अब किसी के ऊपर हम भरोसा कैसे करेंगे? तो भरोसा करने के लिए ही तो हमारे पास कोर्ट्स हैं और तभी तो हमारे पास ये एक्ट्स हैं कि भाई अगर दो पार्टीज ने कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी लीगल रिलेशनशिप में अगर एंट्री की है, फिर ये दोनों पार्टीज बाउंड है, एक कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। तो ये तो कहानी है बच्चों की कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग। देखें हमारी बुक्स में, अब हमारी बुक्स में भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। हाँ जी, व्हाट इज लॉ। अब पहले बच्चों हमने यहाँ पर ये पॉइंट डाला है व्हाट इज लॉ का, ये इसलिए कि आप में से जो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू कर रहे हैं, हमारा लॉ का एक पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो पता हो लॉ क्या होता है। तो मैंने अपने तकरीबन हर मेजर लॉ की शुरुआत में ये बात बताई है कि व्हाट इज लॉ, बिकॉज पहले आपको किसी भी लॉ को पढ़ने पहले से ये तो पता हो लॉ क्या होता है। तो बच्चों जिन्होंने पहले मेरा कोई भी सेशन लगाया टोर्ट का, आपको क्रिमिनल लॉ को उन्हें पता है व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है, सोचिए आप। बाकी जिन बच्चों ने कभी कुछ नहीं किया, आज पहला सेशन कॉन्ट्रैक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है जी, हर लॉ हर जगह से आप शुरू कर सकते हो, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट आप सोचिए आप भी, व्हाट इज लॉ, क्या है लॉ, क्या है बच्चों लो। अब आपने जो भी आंसर सोचा मैच कीजिए कि आपने यही सोचा कि आप सही जा रहे थे। लो कुछ नियम है, लो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो हमें बाउंड करते हैं। क्या करने के लिए बाउंड करते हैं? सही से चलने के लिए बाउंड करते हैं। ये कुछ ऐसे नियम और ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो गलत है, तो उन्हें रेगुलेट कौन करेगा? लॉ करेंगे।
तो मुझे लो का डर है, इसीलिए मैं अपने बिहेवियर में उन गलत चीजों को कंट्रोल करूंगा और मुझे सही तरीके से चलना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पता है मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो लो क्या होते हैं? लो कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ नियम है जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं। गवर्न मैंने कंट्रोल करते हैं ताकि हम सही से चलें। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अब दोबारा से लो क्या होता है, तो आप कहोगे लो मतलब सर कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम जिनका पालन सोसाइटी के लोग करते हैं, जो सोसाइटी में लोग फॉलो करके चलते हैं ताकि सब कुछ सही से चले। तो इसी थोड़ा सा और बेटर इंग्लिश की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं। लॉ मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो लॉ मीन्स द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लो की वजह से ही मैं ऐसा नहीं मैं कुछ भी कर दूंगा, मुझे लो का ध्यान रखना पड़ेगा और नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यही लो है बच्चों। व्हाट इज मर्केंटाइल लो? मर्केंटाइल शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बात आप ध्यान से समझ लो। मर्केंटाइल शब्द का मतलब होता है कॉमर्शियल। तो मर्केंटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल। तो बच्चों कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मैंने व्यापारिक। तो व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? व्यापारिक लॉ क्या होगा? तो बच्चों कानून क्या होगा? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं वो लॉ है। कॉमर्शियल लॉ क्या होगा? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाले पार्टीज के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ मतलब लॉ इन रिलेशन टू कॉमर्स, लॉ इन रिलेशन टू मर्केंटाइल एक्टिविटीज, लॉ इन रिलेशन टू बिजनेस एक्टिविटीज, वो मर्केंटाइल लॉज है हमारे। तो मर्केंटाइल लॉ बच्चों लॉ की ही एक ब्रांच है जो कि बिजनेस को रेगुलेट करती है और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन मीनिंग पढ़े यहां से। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस लॉ, इट इज कंसर्न विद एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द प्रोमिसेस। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? एनफोर्सेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप आ गए, आपने कोई ट्रांजेक्शन की है जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब वो एनफोर्सिबल है ट्रांजेक्शन। अगर एक पार्टी मना करती है प्रॉमिस करने के बाद, तो ऐसे कैसे मना कर रहे हो भाई, हम पकड़ लेंगे, करवाएंगे कोर्ट की मदद से, लीगली करवाएंगे आपको, कंपल्शन करवा के कि आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या करती है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस। जो वादे करते हैं ना लोग एक दूसरे से, उन वादों को एनफोर्स करवाते हैं, ताकि ऐसा नहीं वादा करके फिर पीछे हट गए। कौन से वाले वादे बच्चों? हर वादा या वो वाले वादे जो लीगल रिलेशनशिप में एंटर करके किए गए थे, वो वाले वादे जो लीगल इंटेंशन से किए गए थे। तो कौन से वाले प्रोमिसेस को एनफोर्स करवाती है बच्चों? वो तो आप जानते ही हैं, मैंने सिखा दिया आपको। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ ना हो तो क्या हो? तो ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है भाई। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना हो तो क्या होगा सोसाइटी में? तो आंसर बहुत सिंपल है कि सर सोसाइटी में बिजनेस कैसे होंगे, सोसाइटी में एग्रीमेंट्स कैसे होंगे, सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे। यार हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई तो रूल्स रेगुलेशन चाहिए, कोई तो लॉ चाहिए। तो उसके लिए कौन है हमारा बेसिक लॉ? पूरे कॉमर्शियल लॉ का बेसिस क्या है? पूरे कॉमर्शियल लॉ का बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज एवरी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया तो आपको कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन समझ में आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कॉमर्स है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना होता तो बिजनेस पॉसिबल नहीं था, कोई एक्ट पॉसिबल नहीं था बच्चों। ना कंपनीज एक्ट, ना पार्टनरशिप एक्ट, ना सेल्स ऑफ गुड, कुछ भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि जी आपको कंपनी में सीईओ बना दिया गया, तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा सीईओ बनाने के लिए। आप मुझसे पेन खरीदते हैं तो भाई कोई तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा पेन खरीदने के लिए। रोड बनाने का गवर्नमेंट ने टेंडर दिया किसी पार्टी को, भाई रोड बनाओ, तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके बीच में गवर्नमेंट और उस पार्टी को। समझ में आ रहा है बच्चों? व्यापार, कॉमर्स जहां भी है वहीं क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसलिए जी अगर ये ना होता तो कुछ भी नहीं होगा जी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेचर तो आप समझ ही गए। इसका नेचर जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने का है। ये सर्टेनिटी लेके आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर और डेफिनेटनेस लेके आता है, यानी उन्हें प्रॉपरली, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली कंट्रोल करता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल कहां है। The law of contract is applicable not only to the business community but also to others। अब यहाँ आप सोचेंगे यार ये तो सर कंफ्यूजन है, अभी तक तो आप बिजनेस कर रहे थे और ये बोल रहे हैं अप्लीकेबल सब पे, बिजनेस कम्युनिटी पे भी और अदर्स पे भी। तो बच्चों ये इसलिए है
क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर करने का मतलब ये नहीं है आप बिजनेसमैन है तो ही आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी ने मिस कर दिया तो। बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब आप एंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप बिजनेसमैन है। आप नॉन बिजनेसमैन होते हुए क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते? अगर आप में से किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो अभी बताता हूँ। क्या आपने कभी पैटीज खाई है? क्या आपने कभी पेस्ट्री खाई है? क्या आपने कभी चॉकलेट खरीदी है किसी शॉप से, चिप्स का पैकेट खरीदा है? आप कहेंगे यस खरीदा है। तो क्या आप बिजनेसमैन है? बिल्कुल भी नहीं यार, आप तो स्टूडेंट्स है। और मैं और एग्जांपल बताता हूँ। एक पर्सन है जो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो एक एम्प्लॉय है, कहीं पे वो जॉब करते हैं, और उसने ये चिप्स चॉकलेट पेस्ट्री और पैटीज कुछ भी खरीद लिया। बताओ क्या वो बिजनेसमैन है? क्या वो बिजनेस करने के लिए खरीद रहे हैं? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा। लेकिन जो उसने खरीदने के लिए ट्रांजेक्शन की है, जो आपने खरीदने के लिए ट्रांजेक्शन की है, क्योंकि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में एंटर करने जा रहे हैं, इसलिए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। बिकॉज दोनों पार्टीज कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रही है, कुछ खरीद बेच हो रही है, जहां पर कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, बदले में कुछ गुड्स ली जाएंगी, इसलिए वहां पर लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की इंटेंशन है। तो बच्चों आपको बात समझ में आई? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी है उसी के ऊपर अप्लाई होता है, ये तो हर उस पर्सन पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी हो जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, यानी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, जहां पर कुछ लेन देन होता है कॉमर्शियल नेचर का। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बच्चों? हर तरह के जो लॉज हैं उनके सोर्सेज तकरीबन उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। तो जो मैं यहां बताऊंगा वो आपको और एक्ट्स के बेसिस को भी समझने में मदद करेंगे, तो बात ध्यान से समझिएगा। इसके आधार क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से सीखेंगे? सोर्सेज का मतलब क्या है बच्चों? यहां से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से सीखने वाले हैं? आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से सीखने को मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सीखने वाले हैं ये कहां से आया? तो दो बातें हैं यहां पर पॉइंट आपको समझने के। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई सबसे पहले तो 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो जिसका नाम प्रॉपर यही है, एक तो उसके आधार पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आज का है वो उसके आधार पे है, वहां से उसको काफी सारी चीजें वहीं से एज इट इज उठाई हमने। दूसरा, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। तो बच्चों जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? बात ध्यान से समझना। जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, या आप एक स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट आपका हाई कोर्ट बोल सकते हैं। तो जो आपके हाईएस्ट कोर्ट हैं, जब वो अपनी जजमेंट देते हैं, तो वो जो जजमेंट है, क्या वो जजमेंट नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हर बार एक आधार बनेगी जजेस के लिए? जैसे कि राम मंदिर का जो केस था, अब उसकी जजमेंट आ चुकी है, तो राम मंदिर के ऊपर जो जजमेंट आई है, जब किसी ऐसे ही मंदिर को लेके जिसके ऊपर बाद में किसी ने तोड़कर कुछ और बना दिया, लेकिन नीचे एक्चुअली मंदिर था, तो जब ऐसा कोई केस आएगा तो क्या कोर्ट को जजमेंट देने में कोई दिक्कत लगेगी? नहीं बच्चे नहीं, वो पुरानी जजमेंट को आधार बनाकर नई जजमेंट देंगे और वो उसे यूज करेंगे। ऐसा कैसे कर रहे हैं? पुरानी जजमेंट को यूज कैसे कर सकते हैं? तो मेरी बात ध्यान से समझना, आप में जिन बच्चों को बात नहीं पता। देखो बच्चों, होता क्या है, आप कानून के आधार पर जजमेंट देते हैं, लेकिन कानून को समझना तो पड़ेगा ना हमें, तो कानून को समझने के लिए उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो जजेस कभी कभी कानून के अलग अलग मीनिंग निकाल देते हैं। तो जब कोई एक सुप्रीम कोर्ट या हमारा हाईएस्ट कोर्ट किसी एक लॉ के इंटरप्रिटेशन को वैलिडेशन देता है, वो कहता है ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है, तो नेक्स्ट टाइम वही इंटरप्रिटेशन उस लॉ को समझने के लिए माना जाता है, वही मीनिंग निकालेंगे जो उसने निकाला। जैसे राम मंदिर के केस में कोर्ट ने जो लीगल ग्राउंड्स यूज किए हैं, जो लीगल इंटरप्रिटेशन यूज किए लॉज की, नेक्स्ट टाइम वही लीगल इंटरप्रिटेशन तो यूज की जाएंगी, बिकॉज एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहनत करके जजमेंट दे दी, तो नेक्स्ट टाइम भी तो वो यूज करेंगे। ऐसा होता है ना, फिर से सोचना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई कमी थी उस जजमेंट में, कोई गलती थी उस जजमेंट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आधार है उस गलती को डिटेक्ट करके सामने रखने का, ग्राउंड है कि गलती देखो जी गलती की हुई है, उन्होंने ग्रोस नेग्लिजेंस ऑफ लॉ किया हुआ है, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से निगलेक्ट किया था, ये लॉ को उन्होंने सही से कंसिडर नहीं किया था जजमेंट में, फिर अब नई तरह से दे दो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसे हल्के में नहीं लेते हम, हाईएस्ट कोर्ट है भाई, बहुत सोच समझ के जजमेंट्स देते हैं। तो जब कोई जजमेंट्स आती है तो वो जजमेंट्स जो इंटरप्रिटेशंस वो यूज करती हैं, नेक्स्ट टाइम वही जजमेंट्स आधार बनते हैं नए नए केसेस को सोल्व करने के लिए।
तो वो जजमेंट्स भी अपने आप में कानून का काम करती है बच्चों, वो जजमेंट्स भी अपने आप में नेक्स्ट टाइम लॉ का काम करती है किसी केस को सोल्व करने के लिए। वो भी कॉन्ट्रैक्ट का आधार है। तो आपके पास फर्स्ट आधार क्या था, हमारा पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 1872 में बना था। किसने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाया था ऑब्वियसली। उस टाइम पे तो हमारे देश में हमारा तो अपना कुछ था ही नहीं, तो हमारे इंडिपेंडेंट ही नहीं थे। तो हम भारत का जो इंडिपेंडेंट नेशन है हमारा, उसने तो कुछ लॉ बनाया ही था अपना। तो एक तो हमने वही उठा लिया ऐसा कैसा, दूसरा फिर जजमेंट्स के आधार पे हमने डेवलप किया, तीसरा कस्टम एंड यूसेज। तो बच्चों कस्टम एंड यूसेज क्या होता है, बहुत छोटी सी बात। जो सोसाइटी में चलता हुआ आ रहा है, जो सोसाइटी की प्रथाएं हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग अपनी इच्छा से फॉलो करते आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से, तो वो क्या आज हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। वो भी अपने आप में कुछ नियमों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो हमारा लॉ बना वो कैसे बना भाई, एक तो जो अंग्रेजों ने बनाया था हमने वो उठा लिया, दूसरा जो अलग अलग जजमेंट्स थी पुराने वाले, उन जजमेंट्स के आधार पे हमने अपने लॉ को डेवलप किया, आज का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी से। तीसरा जो हमारे कस्टम थे, जो यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब जिस तरह से व्यापार चलते हुए आ रहे थे, उन तौर तरीकों को भी आधार बना के हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। ठीक है जी, ये बात तो हमें समझ में आई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल कहाँ है बच्चों, तो सारे एक्ट्स कहाँ अप्लीकेबल होते हैं, तकरीबन पूरे देश पे अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन काफी सारे एक्ट्स कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं होते थे ज्यादातर एक्ट, बट जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, धारा 370 को हटाया गया है, तब से सब मामले ओवर हो गए। पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, स्पेशल स्टेटस की वजह से बहुत सारे लॉज वहां पे अप्लाई नहीं होते थे, वहां पे अलग लॉज बनाए गए थे उन्हीं काम को करने के लिए, जिससे हमें बहुत परेशानी आ रही थी जम्मू एंड कश्मीर को सही से हैंडल करने में। तो बहुत सही किया गया, 370 रिमूव करने से जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। अब वहां पर वही सभी लॉज अप्लीकेबल हो गए जैसे बाकी देश में। तो इसलिए आप अब इसे कट कर सकते हैं बच्चों यहाँ से, क्योंकि ये अपने बुक्स के अंदर पहले से प्रिंटेड है, तो अब इसे कट कर दीजिए। अब ये पूरे देश में अप्लीकेबल है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये कस्टम यूसेज भी मैंने आपको बता दिया। मैं कस्टम यूसेज में एक लाइन आपको बता देता हूँ जो आपको पढ़ते टाइम दिक्कत देगी। एक कस्टम और यूसेज टू बी लीगली बाइंडिंग मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद स्टैट्यूटरी लॉज। अपने देश में कोई कस्टम चलता हुआ आ रहा है, कोई प्रथा चलती हुआ आ रही है, तो बताओ बच्चों क्या वो प्रथा सही मानी जाएगी, क्या वो बाइंड करेगी लोगों को? हाँ जी बिल्कुल करेगी, जनरली तो करेगी। लेकिन अगर वो प्रथा हमारे देश के किसी बनाए गए कानून में अड़चन डाल रही है, यानी मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, हमारे देश में कोई ऐसा कानून बन गया है जिसने उस प्रथा को डिनाई कर दिया है, क्या अब भी वो प्रथा अप्लीकेबल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चों। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कस्टम और यूसेज टू बी लीगली बाइंडिंग। कस्टम और यूसेज लीगली बाइंडिंग तो होते हैं जनरली, बट लीगली बाइंडिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब वो किसी प्रकार से भी अड़चन ना पैदा करे। किसके साथ अड़चन ना पैदा करे? इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी उसके अंदर रुकावट ना डाले। किसके अंदर ना डाले? विद स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज का मतलब जो कानूनन लॉ हमारे देश में बनाए गए हैं उनके अंदर रुकावट ना डाले, तभी वो अप्लीकेबल होंगे बच्चों। ठीक बात है। नेक्स्ट देखो बच्चों, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसे पढ़ते हैं बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों एग्जॉस्टिव लॉ क्या होते हैं और नॉन एग्जॉस्टिव लॉ क्या होते हैं। देखो बच्चों एग्जॉस्टिव, तो अगर मैं बात करूं कि अपने देश में जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हैं या जितने भी तरह के एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं। अगर ऐसा होता, वो जितने भी एग्रीमेंट्स हमारे देश में सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, तो इसका मतलब ये लॉ है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब जो है इसमें है, इसके बाहर कुछ नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब जो है इसमें है, इसके बाहर कुछ नहीं है, दिस मीन्स एग्जॉस्टिव। जैसे कि अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं 50 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना दूं और मैं 50 के 50 स्टूडेंट्स का नाम लिख दूं और मैं बोलूं बताओ ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 50। मैंने यहाँ पे क्या 50-50 के नाम लिख दिए? हाँ जी। तो ये लिस्ट कैसे एग्जॉस्टिव? जो है इसमें, इसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं वहां नाम लिखूं 10 स्टूडेंट्स का, तो बताओ क्या लिस्ट एग्जॉस्टिव है? ना जी ना, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके बाहर भी और भी बच्चे हैं जो आपके पास है, लेकिन आपने उसका नाम इसमें नहीं लिखा, तो एग्जॉस्टिव मतलब भाई जो है इसमें, इसके बाहर कुछ नहीं। तो बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जॉस्टिव है? तो आपको तो नहीं पता, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ।
देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एग्जांपल यूज करते वक्त बताया था, जब मैंने मॉर्निंग वॉक वाला एग्जांपल यूज किया था, तो बताओ क्या वो एग्रीमेंट था? हाँ था। क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है मॉर्निंग वॉक वाला, कि आप भाई कल आप सुबह 6 o'clock मिलना मुझे? नहीं आता, बिकॉज वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन नहीं है। मैंने एक एग्जांपल यूज किया था कि आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आपके 95% प्लस मार्क्स आए तो आपको एक बड़ी अच्छी बाइक दिलवाएंगे जो आप खरीदना चाहते हैं, स्पोर्ट्स बाइक। आपके 95% प्लस मार्क्स आए, वो नहीं दिलवा रहे, क्या आप केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या ये एग्रीमेंट था? वो एग्रीमेंट तो था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो था, बट ये लीगल रिलेशनशिप वाला ही नहीं था। आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स which are not the part of contract act. There are lot of agreement which do not constitute a valid contract. तो इसका मतलब there are agreements, some of which may be contract, some of which may not be contract. तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ने सभी तरह के एग्रीमेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया। तो इसलिए बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। मैं एक और भी आपको रीजन बताता हूँ इसके पीछे। बच्चों जो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग है बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कोई कंपनीज एक्ट नहीं आता। या तो इस एक्ट में सारे कुछ शामिल होते हैं, तो हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव है, जो है इसमें इसके बाहर कुछ नहीं है, तो इसलिए एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। देखो बच्चों सांप लिखा हुआ डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सेपरेट एक्ट्स व्हिच डील विद कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों ये अलग अलग एक्ट्स के नाम है, मैं आपको अलग सही टाइम आने में बताऊंगा। वैसे मैं हिंट दे देता हूं आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जैसे आप चेक साइन करके देते हैं ना बच्चों, तो जो चेक बना के देते हैं उसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक्स वगैरह, वो एक अलग एक्ट के अंडर में आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे आप लैंड बिल्डिंग सेल करते हैं, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का आधार है, बेसिक्स है, ये सारी चीजें अलग अलग एक्ट्स में आती हैं। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इसमें गुड्स बेची जाती हैं बच्चों। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो लैंड एंड बिल्डिंग बेची जाती है। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये आप अभी से समझ लीजिए, क्योंकि हम ये पूरा एक्ट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो पूरा आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जिसमें आप लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिन्हें मूव नहीं किया जा सकता, वो जो है वो आती है। सेल्स ऑफ गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, जैसे पेन, जैसे कि ये रिस्ट वॉच, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आती है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप आती है, इंश्योरेंस एक्ट। तो बच्चों सब अलग अलग तरह के एक्ट्स हैं जो सारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट does contain the general principle of the contract। बच्चों इसमें जनरल प्रिंसिपल है। अब देखो बच्चों दो बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो जनरल प्रिंसिपल और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी बहुत आते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत आते हैं और जनरल प्रिंसिपल से बहुत आते हैं। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट से पढ़ेंगे बच्चों, एक जनरल प्रिंसिपल्स में और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जनरल प्रिंसिपल है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल समझ में आ गए तो फिर आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो जनरल प्रिंसिपल में पूरा जोर लगा के, एफर्ट लगा के हम हर बात को समझेंगे। नेक्स्ट देखो जी बच्चों, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो मैं आपको सब सिखा चुका हूं बच्चों अभी तक की मेरी कन्वर्सेशन में, बड़े आराम से आप समझ जाओगे। एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैसे बनता था आपको याद है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इनसे क्या बन जाता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ क्या जोड़ दूं, एग्रीमेंट के साथ क्या जोड़ दूं बच्चों, मैं एग्रीमेंट के साथ जोड़ दूं एनफोर्सिएबिलिटी। तो एनफोर्सिबिलिटी और जुड़ के क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल भी है, वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर से देखो एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो क्या है एनफोर्सिबल है बाय लॉ, वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एनफोर्सिबल ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता भाई। तो दो पार्ट्स हो गए, एक तो एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिबल बाय लॉ, ये दोनों चीजें मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। अब बात आती है एग्रीमेंट क्या होता है। तो प्रोमिस से पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो मैं फिर प्रोमिस की बताता हूं। एग्रीमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ना बच्चों। तो ऑफर क्या है, एक बात बताओ, देखो इसके लिए मैं आपको कुछ वर्किंग करके बताता हूं। एक पार्टी ने दिया बच्चों ऑफर, दूसरी पार्टी ने दिया एक्सेप्टेंस। ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं।
मिस्टर एक्स ने दिया ऑफर, मिस्टर वाई ने दिया एक्सेप्टेंस। एक बात बताओ, मिस्टर एक्स ने जब ऑफर दिया मिस्टर वाई को, क्या ऑफर देने से ये बाउंड हो गया? क्या मिस्टर एक्स ऑफर देने से बाउंड हो गया? जैसे मिस्टर एक्स कह रहे हैं, क्या आप 1 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीदने को तैयार हैं? क्या आप 1 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीदने को तैयार हैं? एक बात बताओ बच्चों, मिस्टर एक्स ने ऑफर दे दिया कि 1 लाख रुपए में क्या आप मेरी गाड़ी खरीदने को तैयार हैं? बताओ क्या मिस्टर वाई अब बाउंड है गाड़ी खरीदने के लिए, या मिस्टर एक्स से बाउंड है गाड़ी बेचने के लिए? ना जी ना, अभी एक्सेप्टेंस कहां हुआ है? अब मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी, कहा हाँ मैं तैयार हूं गाड़ी खरीदने के लिए। अब बताओ मिस्टर वाई बाउंड हो गया नहीं हो गया? हाँ, उसके उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ने बाउंड किया ना बच्चों, खाली ऑफर ने तो नहीं किया। अब एक बात बताओ, प्रोमिस किसे कहते हैं? प्रोमिस, एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही क्या बन गया एक्स की तरफ से? प्रोमिस। अब इसे निभाना पड़ेगा नहीं निभाना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा। ये बात अब आप यहां पे फिर से पढ़िएगा। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस। भाई जब मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया था तब तक ये प्रोमिस नहीं है, क्योंकि इसे निभाने के लिए बाउंड नहीं है। प्रोमिस किसे कहते हैं? वादा, जो आपको निभाना पड़ेगा। वादा किसे कहते हैं बच्चों? जो आपको निभाना पड़ेगा। प्रोमिस किसे कहते हैं? जो आपको निभाना पड़ेगा। कब निभाना पड़ेगा? जब मैंने एक ऑफर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद अब मेरी तरफ से प्रोमिस बन गया और आपकी तरफ से भी प्रोमिस बन गया। हम दोनों अपनी अपनी जगह से प्रोमिस बन गया अब हमारे दोनों की तरफ से। अब मुझे अपना प्रोमिस निभाना पड़ेगा, आपको अपना प्रोमिस निभाना पड़ेगा। हाँ, जब मैंने ऑफर दिया लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वो तब प्रोमिस बना? बिल्कुल भी नहीं बना। यानी जब मैंने आपको ऑफर दिया तो वो कोई प्रोमिस नहीं था, जैसे ही आपने उसे एक्सेप्ट किया अब वो मेरी तरफ से प्रोमिस बन गया, मैं बाउंड हो गया हूं करने के लिए। तो बच्चों अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या सर प्रोमिस ही कॉन्ट्रैक्ट है? तो बच्चों अगर वो प्रोमिस लीगली बाउंड है तो वास्तव में आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर भी आपको प्रोमिस को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करके कंफ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्रोमिस को आप सीधा सीधा समझिए, जब आप किसी को ऑफर देते हैं वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो बच्चों आप क्या, आपकी तरफ से क्या बन जाता है? वो प्रोमिस बन जाता है। सो यहां पर समझिए बच्चों, प्रपोजल ऑफर ही है, प्रपोजल जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोमिस। अब एग्रीमेंट क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब आपको लगेगा सर एग्रीमेंट में भी तो यही था, ऑफर को जैसे एक्सेप्ट किया बन जाता था एग्रीमेंट, ऑफर को एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाता था? एग्रीमेंट। तो प्रोमिस क्या है? तो बच्चों सिंपली आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, भाई प्रोमिस और एग्रीमेंट एक ही बात है, बट मैं आपको लीगल लैंग्वेज को समझाता हूँ। लीगल लैंग्वेज के अनुसार आपको एक बात, छोटा सा डिफरेंस समझ में आएगा। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जो एक प्रोमिस दो पार्टीज के बीच में हो रहा है या काफी सारे प्रोमिसेस जो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं, जिनसे पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन का मतलब क्रिएटिंग द कंसिडरेशन, बनाना, कंसिडरेशन बन रहा है। फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ऐसे प्रोमिस एंड ऐसे सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस कैसे बच्चों? मैं आपको बोल रहा हूं ये पेन ले लो 10 रुपए में, आप कह रहे हो यस, तो मेरी तरफ से प्रोमिस है कि पेन देना पड़ेगा, आपकी तरफ से प्रोमिस है कि 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या है ये बच्चों? सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, जब दोनों पार्टीज के बीच में ये प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं और इनसे कोई कंसिडरेशन बन जाए। कंसिडरेशन बच्चों क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न मैंने बदले में, बदले में कुछ मिलना क्या कहलाता है? कंसिडरेशन। जब मैं आपको ये पेन दे रहा हूं 10 रुपीज में, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं बच्चों? पेन। आप मुझे क्या दे रहे हैं? 10 रुपीज। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मुझे बदले में क्या मिल रहा है? 10 रुपीज। तो मेरे लिए कंसिडरेशन है 10 रुपीज। आपको बदले में क्या मिल रहा है? पेन। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? पेन। तो जब मैंने आपको प्रोमिस किया पेन सेल करने का, यानी जब मैंने आपको कहा मैं आपको 10 रुपीज में पेन बेचने को तैयार हूं, आपने कहा यस मैं खरीदने को तैयार हूं, तो मेरी तरफ से बन गया प्रोमिस, आपकी तरफ से बन गया प्रोमिस, ये बन गए सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो जब ये प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस मिलकर हम दोनों के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं, कंसिडरेशन क्या बना गया? बन गया दोनों के लिए, आपके लिए पेन, मेरे लिए 10 रुपीज, दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है। तो जब प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, तब वो प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस मिलकर क्या बन जाते हैं? एग्रीमेंट। तो बच्चों जब एक दूसरे को कुछ मिलता है बदले में, तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है ऐसे प्रोमिसेस को। ये मैंने आपको डेफिनेशन वाला पार्ट बताया।
वैसे अगर आपसे कोई सिंपली अगर जनरली बोले क्या ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर एग्रीमेंट बन जाते हैं, तो आप कहोगे यस बिल्कुल ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर एग्रीमेंट बन जाते हैं। बट जब कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2E की बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर वहां पर जो लीगल वर्ड्स हमें दिए गए उसकी बात करते हैं, तो हम कहेंगे ए प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल हो जाता है लीगली, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आपकी सारी कहानी अब सुलझ गई। और एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, उसे बोलते हैं आपकी एनफोर्सिबिलिटी। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूसिवली क्या हो गया है? देखो लिखा हुआ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी, और ये सारी बात आप समझ गए। अब ये लाइन पर आप गौर कीजिए, इस लाइन पर आप गौर कीजिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर, all contracts are agreement, but all agreements are not contract. all contracts are agreement, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बात ध्यान से समझिए। क्या हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक एग्रीमेंट है? दिमाग का लट्टू ऑन कीजिए, बल्ब ऑन कीजिए, सोचिए, बताइए क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? हाँ जी है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी है। ध्यान से समझिए बच्चों, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सेबिलिटी। तो क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एग्रीमेंट है? हाँ बिल्कुल है। क्या हर एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है? ना जी ना, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ में एनफोर्सेबिलिटी लग गई। तो अगर मैं बोलूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते ही हैं, तो आप कहोगे यस सर डेफिनेटली होते हैं। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, आप कहोगे ट्रू सर, बिल्कुल सही बात है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो मॉर्निंग वॉक वाला एग्रीमेंट था कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो फादर और सन ने बाइक खरीदने का पेपर में नंबर लाने का एग्रीमेंट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इट मींस some agreement may be contract, some agreement may be not contract. Those agreements which are enforceable by law are contract, but those agreements which are not enforceable by law are not contract. So it means all contracts are agreement. Yes, we agree. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. आपको बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा सीधा लाइन उठा के दे देते हैं, पेपर में आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, स्लैट, क्लैट, आईलेट। अब आगे जी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। अरे हम तो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, हमने तो पहले ही सारे पॉइंट्स मैंने आपको सिखा दिए। अब बस देखो फटाफट कि आपको जो आपके दिमाग में है यहाँ से सही जा रहा है क्या। सबसे पहले मीनिंग, हाँ जी दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है, तो मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made with requisite consideration is called agreement। जब एक प्रपोजल दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है और कंसिडरेशन वहां पर मैदान में उतर आता है, मैंने जो बताया था कंसिडरेशन बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। एलिमेंट, इसके अंदर क्या मेन एलिमेंट? ऑफर एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बच्चों ऑफर एक्सेप्टेंस है। यहां पर मेन एलिमेंट क्या है बच्चों? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी है। इसकी डेफिनेशन किसमें? सेक्शन 2E में। इसमें हमारे सेक्शन नहीं आते बच्चों क्लैट में। अगर कभी आ भी गया क्लैट में, लेट में, स्लैट में कभी एक दो क्वेश्चन आ गए तो हम टेंशन नहीं लेंगे, बिकॉज इतने सारे एग्जाम में से किसी एक में एक दो सेक्शन आ गए तो हम क्यों इतने सारे सेक्शन रिवाइज करेंगे, हम उसे लीव कर देंगे, कोई खास बात नहीं। हाँ आप में से जो बच्चे ऐसा कहे बिल्कुल भी नहीं करूंगा सर, मैं तो करूंगा सब चीजें, तो आपको मैं फिर भी राय ये दूंगा आप सारा कुछ पहले कर लीजिए, सारे लॉज परफेक्ट कर लीजिए, अब इस सेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। जब आपका सब कुछ परफेक्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा वास्तव में कॉन्फिडेंस है कि मैंने सब परफेक्ट कर लिया, अब मुझे सेक्शन भी रटने हैं, तो आप मेन सेक्शन फिर रट्टा मार लीजिएगा। तो इसके बाद डायग्राम। डायग्राम बच्चों बड़ा सिंपल सा, आपने 10th तक अगर कभी वेन डायग्राम देखा होगा, जैसे कि वेन डायग्राम कैसे काम करते हैं बच्चों? वेन डायग्राम ऐसे काम करता है, ये ए है, ये बी है, तो इसमें सब कुछ ए है, इसमें सब कुछ बी है। वेन डायग्राम में इसमें सब कुछ ए, सब ए है, ये सब बी है। तो ये एक सर्कल है एग्रीमेंट का, सर्कल है कॉन्ट्रैक्ट का। तो डायग्राम में एग्रीमेंट दिखा रखा है, तो ठीक कह रहे हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है, तो इसके बीच में इसमें दिखा रखा है कि ये जो है वो वाले एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्रीमेंट का वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सेबल है। तो ये हिस्सा कौन सा है बच्चों? जो मैंने ब्लू शेड दिया है, ये एनफोर्सेबल वाला हिस्सा है। भाई ये सारे एग्रीमेंट है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना एनफोर्सेबल हो। मैं मान रहा हूँ ये वाले एनफोर्सेबल थे ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। हाँ ये जो ब्लू शेड मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये ब्लू शेड क्या है? ये भाई साहब वो वाले एग्रीमेंट्स हैं जो कि एनफोर्सेबल है, इसलिए क्या बन गए? कॉन्ट्रैक्ट बन गए।
अब आप ये बताइए, ये है एग्रीमेंट का सर्कल, इसमें देखिए सारे के सारे एग्रीमेंट है। इन्हीं एग्रीमेंट्स में से जो एनफोर्सेबल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात बताइए, एग्रीमेंट के सर्कल में कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के सर्कल में एग्रीमेंट आएगा? एग्रीमेंट के सर्कल में कॉन्ट्रैक्ट आएगा। मैं इसे दूसरी तरह से पूछता हूं बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कभी कभी पॉइंट, आप ध्यान से समझिएगा। मैं स्कोप पूछ रहा हूं, स्कोप, इसी बात को समझने के लिए स्कोप पूछ रहा हूं। बताओ वाइड कौन सा है? एग्रीमेंट वाइड है या कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे पूछते हैं बताओ दोनों में से वाइड कौन है। वाइड का मतलब ब्रॉड कौन सा है? ब्रॉड। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉड है, उन्हें लगता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो नहीं पूछ रहे हैं, ब्रॉडनेस पूछ रहे हैं, वाइड कौन सा है। तो वाइड कौन सा है बच्चों? देखो एग्रीमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ गई, कॉन्ट्रैक्ट वाले एग्रीमेंट भी आ गए और नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाले एग्रीमेंट भी आ गए। तो ब्रॉड कौन सा? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो नैरो है, वो सिर्फ वही एग्रीमेंट तक सीमित है जो एनफोर्सेबल है। तो दोनों में से स्पेसिफिक कौन सा, ब्रॉड कौन सा है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ओनली दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इट मींस आई कैन से कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली दैट एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो नैरो कौन सा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज वो स्पेसिफिक है। और जनरल कौन सा है? वाइड कौन सा है? ब्रॉडर कौन सा है? एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, बिकॉज उसमें सब तरह के एग्रीमेंट्स हैं, सोशल एग्रीमेंट, फैमिली एग्रीमेंट, कॉमर्शियल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो सारे ही एग्रीमेंट्स हैं। तो बच्चों वाइडर रेंज किसकी है? इसकी। और नैरो रेंज किसकी? इसकी। इसीलिए एग्रीमेंट का सर्कल यहाँ पर लार्ज दिखाया गया है कि इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, उनमें से वो वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के सर्कल के अंदर आता है, जो कि अल्टीमेटली एनफोर्सेबल है। मेरे सेशन के बाद फिर से दिमाग लगाइएगा इसी बात पर, आपका दिमाग खुलेगा और इससे आपकी रीजनिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन से राइट क्रिएट किए जाते हैं? तो आंसर इज राइट इन पर्सोनम क्रिएट किए जाते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज राइट इन पर्सोनम क्या होता है? देखो राइट इन पर्सोनम, पर्सोना का मतलब पर्सन, एक पर्सन के अगेंस्ट में जब राइट क्रिएट होते हैं तो उसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। तो बच्चों आ जाओ अपने डायग्राम पे, देखो आपको सेकंड में बात समझ में आएगी। एक्स और वाई का एग्जांपल मैंने यूज किया था। बताओ एक्स, वाई ने 10,000 रुपए नहीं दिए तो एक्स किस पर केस करेगा? एक पर्सन के अगेंस्ट में। वाई के क्या पूरी दुनिया के अगेंस्ट में थोड़ा ना राइट है, वाई के अगेंस्ट में उसका राइट है, तो वाई के अगेंस्ट में राइट केस करेगा। वाई किसके अगेंस्ट में केस करे? एक्स के अगेंस्ट में। तो इनका राइट किसके अगेंस्ट है? एक दूसरे पर्सन के अगेंस्ट है, तो इसलिए यहां पर कौन सा राइट क्रिएट होते हैं? राइट इन पर्सोनम। और बच्चों राइट इन रैम क्या होते हैं? देखो दो तरह के राइट्स आपको समझने हैं। राइट इन पर्सोनम मीन्स राइट अवेलेबल अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, और राइट इन रैम, राइट इन रैम का मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो बच्चों आप कह सकते हो कि दोनों ही राइट्स कहीं ना कहीं कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं, आपको मीनिंग समझने पड़ेंगे दोनों की। देखो जी, जब एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो केस एक दूसरे पर करेंगे, ये कौन सा राइट क्रिएट हुआ? राइट इन पर्सोनम। अब चलो जी, एक्स ने वो मोबाइल फोन बेच दिया वाई को और वाई के पास मोबाइल फोन आ गया। अब एक बात बताओ, वाई के पास जब ये मोबाइल फोन आ गया, वाई के पास आ गया मोबाइल फोन, तो अब बताओ कि वाई के पास जब मोबाइल फोन है तो इस पर हक किसका है? वाई का। वो हक वाई का सिर्फ एक्स के अगेंस्ट में, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में। यानी क्या वाई पूरी दुनिया को ही कह सकता है भाई आप में से किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा है? तो हाँ कह सकता है। तो जो ओनरशिप का राइट होता है वो कैसा राइट होता है बच्चों? राइट इन रैम, राइट इन रैम, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में। देखो बच्चों ये रिस्ट वॉच मेरी है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप इसे अपनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इसे अपनी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या आप इसे अपनी कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका ओनर मैं हूं ना, तो इस पर मेरा राइट है राइट इन रैम, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मेरा राइट है इसके ऊपर। लेकिन जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और वो इसे कुछ देने के लिए कहती है और ये इसे कुछ देने के लिए कहते हैं, और दोनों पार्टीज एक दूसरे से जब वो लेने के लिए केस करेंगी तो वो किस पे करेंगे? किसी और पे थोड़ी ना करेंगे। तो उनका राइट किसके अगेंस्ट में? एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो बात समझ में आई बच्चों? दो एक टर्मिनोलॉजी है, दोनों टर्म्स हैं अपने आप में, तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, आपको सीधी सी बात समझनी है कि राइट इन पर्सोनम क्या होता है? एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में राइट। राइट इन रैम क्या होता है? एक पर्सन का पूरी दुनिया के अगेंस्ट में राइट। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं अगर,
कि मैंने आपको ये पेन बेच दिया, आपने 10 रुपए नहीं दिए, तो बताओ मैं कौन सा राइट को यूज करूंगा? राइट इन पर्सन, आप पे केस करूंगा, पूरी दुनिया के अगेंस्ट थोड़ा ना मेरे पास केस करने का राइट है, आपके अगेंस्ट में केस करूंगा, तो राइट इन पर्सन हमको यूज करके केस करके पैसे ले लूंगा। अब वो ये पेन आपने ले लिया मुझसे, पैसे मैंने आपसे ले लिए, पेन किसका हुआ? आपका हुआ। अब आप इसके ओनर हो, हाँ या यस आप इसके ओनर हो। अब आपका जो राइट है इस पेन के ऊपर वो कैसा है? राइट इन रैम, पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपका राइट है, कोई नहीं ले सकता इसको आपसे। तो बच्चों सिंपल सी छोटी सी ये बात है, आपको याद रखनी है, कई बार पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के सेशन में बच्चों हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जान है, तो मैं अलग से इस एक सेशन में आपको कवर करवाऊंगा, ताकि हम इसे आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें नेक्स्ट सेशन। तो बच्चों अच्छे से आपको क्या करना है, आज का क्लास में मैंने जितना पढ़ाया वो सारा आपको बुक में से अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। जो चीजें मैंने आपके लिए छोड़ी है वो वहां से रीड करनी है, और एक एक बात को ध्यान से समझना है। कुछ भी बच्चों आपको रटना नहीं है, हर एक बात हम समझेंगे। और जो लीगल टर्म्स आएंगी उन्हें तो आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी पे ग्रिप अच्छी बने, और हमारे जब कोई पैसेज आए कॉमर्शियल लॉ से तो हम किसी भी पैसेज में फंसे ना। ठीक है बच्चों, गुड बॉय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम अपना एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ।